यानी स्मॉल चीज़ें आप इसमें कंबाइन होंगी, बड़ा कोई चीज़ बनाएंगी। सपोज करें ये आपका अमीनो एसिड है, इसने क्या बनाया, इसने प्रोटीन्स बनाए। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, एज यू पीपल नो कि हमने एफएनएस 2025 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने आपको अपनी पेड नोट से 3 लेक्चर्स दिए अबाउट द चैप्टर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, या सिंपली आप उसे हार्मोन्स भी कह सकते हो। आज से इंशाल्लाह हम अपने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, और वो बच्चे जो डोगर ब्रदर्स की बुक से तैयारी कर रहे हैं उनको इन एमसीक्यूज का पता होगा। बेसिकली डोगर ब्रदर्स की जो बुक है उसमें तमाम एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके बुक से मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज निकालूं और साथ में बुक से भी अपने एमसीक्यूज ऐड करूं ताकि आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो सके। चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज Which of the following disease is not caused by viruses? अब स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एमसीक्यूज है, अगर आप लोग मेरे 2024 का प्लेलिस्ट चेक करोगे हर पेपर में ये वाला जो एमसीक्यूज होता है ये रिपीट हुआ होता है। या तो ऐसा आएगा कि which of the following disease is not caused by virus, या फिर which of the following disease is not caused by bacteria। ये जो दो एमसीक्यूज है बहुत ज्यादा कॉमन है। अब अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें विच इज मीजल्स, मीजल्स इज डेफिनेटली कॉज्ड बाय वायरसेस। पोलियोमाइलाइटिस या फिर पोलियो, आपको पता है ये भी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी, ये तीनों भी वायरस की वजह से कॉज होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट एंथ्राक्स, ये एक डिजीज है जो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से कॉज्ड होता है। तो दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्यू नंबर 2 इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन दे फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कि हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो 3 कंपाउंड से मेनली बना है। वो कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसको हम प्रोटीन्स के साथ, यानी आप सिंपल कह लो अमीनो एसिड्स के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने हैं, इससे हमारे पास जो कंजुगेटेड कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। आप इसको कौन सा कंपाउंड कह सकते हो? कंजुगेटेड। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, आपको पता है ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? ग्लाइको रिप्रेजेंट्स द कार्बोहाइड्रेट, सिंपली आप ग्लाइकोजन जो है अपने जहन में रख सकते हो। लिपोप्रोटीन हमारे पास प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, वहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। कितना परसेंट ऑक्सीजन है? आपके बॉडी का जो 65% मेस है, मैंने क्या कहा, आपके बॉडी का जो 65% मेस है और किस चीज से बना है? वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। अगर हम अपने स्पेस में बात करें, सिंपली एनवायरनमेंट में बात करें, तो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा है? वो नाइट्रोजन। नंबर 4 इज which of the following is not involved in mortality। ये जब को 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फिम्ब्री है ऑप्शन डी, ये डायरेक्टली मूवमेंट में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये किस लिए यूज होता है? फॉर दी अटैचमेंट। और अगर इसमें हम सबसे बड़े स्ट्रक्चर की बात करें वो फ्लैजेला है, जो मेनली बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस इन एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म, इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं कि हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है। बेसिकली एग और स्पर्म ये हैप्लॉइड होते नहीं है बाय नेचर, ये होते हैं डिप्लॉइड। लेकिन इसमें इसके बाद एक डिवीजन होती है जिसे हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। और आपको पता है कि मियोसिस के बाद जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। दैट्स व्हाई इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा? वो हाफ होगा। और एगोस्पर्म में कौन सी डिवीजन होती है? वो होती है मियोटिक डिवीजन, या फिर सिंपली आप इसे मियोसिस भी कह सकते हैं। 6 इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस।
सो मियोसिस बेसिकली मेनली टू स्टेप्स में होता है, ठीक है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। फिर इसमें अपने अपने स्टेज है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, इस तरह इसमें फेजेस होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा फेज है मियोसिस में वो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में अलग से अपने स्टेजेस होते हैं, जिस तरह लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन एंड डायाकाइनेसिस। सो प्रोफेज 1 में अलग से 4 स्टेजेस है। सो दैट्स व्हाई मियोसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो है प्रोफेज 1। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट फेज की बात करें, चाहे वो माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, सो हमारे पास होता है एनाफेज। इसकी नंबर 7 इज सेलुलर रिस्पिरेशन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। सो अब मैंने डॉगर्स ब्रदर की जब बुक स्टडी की, सो वहां पर सेलुलर रिस्पिरेशन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ग्लूकोज की प्रोडक्शन में प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो आपको पता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस है। अब जब एक दफा ग्लूकोज बन गया, सो इस ग्लूकोज की अब हमने करनी है बैकग्राउंड, इसको हमने ब्रेक करना है ताकि इससे एटीपी रिलीज हो जाए। और एटीपी का रिलीज करना ये होता है सेलुलर रिस्पिरेशन में। सो सेलुलर रिस्पिरेशन इज बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज प्लस इसके साथ O2 कंबाइन करके इससे 32 एटीपीज बनती हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी। नंबर 8 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का क्या मतलब है? देखिए, रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू मेक कॉपी ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, कॉपी बनाना। और नॉर्मली आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है। अब 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं आपके बॉडी में जहां पर उसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए की वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो वो बोथ एंड भी है में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया करता है रिस्पिरेशन। इन दोनों के पास अपना डीएनए है, so that's why self-replicating organs. Q number 9 is cork is a blank. So cork basically हमारे पास dead plant material है, और इसे आप dermal tissue भी कह सकते हो, ठीक है। ये basically protecting layer है जो प्लांट्स को पैथोजन से, वुंड से, डिहाइड्रेशन से बचाता है। Q number 10 is the non-protein part of enzyme. So enzyme आपको पता है कि basically इसके 2 साइड्स है। एक होता है एक्टिव साइट्स जो कम्प्लीटली प्रोटीन से बना है। एक्टिव साइट्स 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है कोफैक्टर। एंजाइम्स आपको पता है कि हाईली स्पेसिफिक है, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर का जरूरत होता है। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड एज। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो, अब मेरे को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस समझाता हूँ। अगर मेटाबॉलिज्म आ जाए या मेटाबॉलिक प्रोसेस आ जाए, सो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो तो या एनाबॉलिक होंगे या फिर कैटाबॉलिक होंगे। एनाबॉलिक को हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट आपस में कंबाइंड होके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेंगे कि एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। सो यानी स्मॉल चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी, बड़ा कोई चीज़ बनाएंगी। सपोज करें ये आपका अमीनो एसिड है, इसने क्या बनाया, इसने प्रोटीन्स बनाए। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, इसे हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें जो बड़ा मॉलिक्यूल था वो दोबारा ब्रेक होगा। सो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये होते हैं क्या, एनाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिक। एमसीक्यू नंबर 12 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सो हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में भी स्टडी किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट्स व्हाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ से एटीपी प्रोड्यूस होती है और पूरे सेल को मिल रही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने दूसरी चीज भी पढ़ी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। एबोसॉन्स प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प देगा। गोल्जी बॉडी सेलुलर सिक्रीशन में यहाँ पर कुछ मटेरियल्स की पैकिंग होती है, यहाँ पर मैच्योर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस। Q number 13 is which of the following is not the characteristics of enzyme, या फिर which of the following characteristics is not true about enzyme। तो enzymes जो है ये हमारे पास ग्लोब्यूलर इन शेप भी है,
बिल्कुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन हमको पता है कि वो ग्लोब्यूलर भी हो सकते हैं और फाइब्रस भी हो सकते हैं। प्रोटीन इस नेचर आपको पता है प्रोटीन से बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि एंजाइम नॉन स्पेसिफिक है, तो ऐसा नहीं है। हर प्रोसेसेस के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। लाइक रिस्पिरेशन के लिए अपने एंजाइम्स है, फोटोसिंथेसिस के लिए अपने एंजाइम है। सो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक हो। नंबर 14 ये स्पीच ऑफ पेप्सिन। सो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक पे, और ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। आपको पता है कि स्टमक में होता है HCl, so that's why वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो हाईली एसिडिक है। और पेप्सिन का जो pH है वो है, खास यूज है हमारा सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड। सो बेसिकली अब आप कहेंगे सर एनिमल का सेल भी तो विदाउट सेल वॉल होता है, ऐसे हम क्यों प्रोटोप्लास्ट नहीं कहते। सो जब आप एक सेल को सपोज करें ये सेल है, ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द इसका सेल वॉल है, अब आप इसको इंटेंशनली उठाते हो, इसके सेल वॉल को रिमूव करते हो, बाय सेल्फ रिमूव करते हो, तो इस टाइम पर इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगर सेल वॉल है तो फिर इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सो जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट कौन से पार्ट पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर पर वीडियो चाहिए, वो अपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।